दोस्तों, एक नौजवान लड़का अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने के लिए जा रहा था। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। ये सारे लोग काफ़ी मस्ती के मूड में थे। दिल्ली के कश्मीरी गेट से ये लोग बस पकड़ते हैं और जिस बस में ये लोग बैठते हैं उसी बस में एक 24-25 साल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। जितने भी पैसेंजर थे, जितने भी यात्री थे उस बस में, सारे लोग काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे। लेकिन जो 24-25 साल की खूबसूरत लड़की थी, उसके आंखों में आंसू थे। वो काफ़ी दुखी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दोस्तों, लोग हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे, इसलिए काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे और काफ़ी खुशियां मना रहे थे। ये लोग लगातार गंगे मैया का जयकारा लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही उस बस में बैठे हुए लोग गंगे मैया का जयकारा लगाते हैं, वैसे ही उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगता है। वो लड़की लगातार फूट फूट करके रोने लगती है और अपने दुपट्टे से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछने लगती है। उसके बगल में बैठे हुए लड़के को जब ये चीज़ें दिखती है, वो लड़का जब इसकी तरफ देखता है, उसका ध्यान जब इस लड़की की तरफ जाता है, तो वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जैसे ही लोग गंगे मैया का जयकारा लगाते हैं वैसे ही लड़की फूट फूट करके रोने लगती है। इस लड़की की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। इसका दर्द इसके चेहरे से साफ झलकने लगता है और ये सारी चीज़ें देख करके वो लड़का काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन जब अंत में उस लड़के को उस लड़की की पूरी कहानी पता चलती है, उसके दर्द के बारे में जब उस लड़के को पता चलता है, उसके आंसुओं के बारे में जब उस लड़के को पता चलता है, तो लड़का भी फूट फूट करके रोने लगता है। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा दर्द छुपा कर रखा था उस लड़की ने? ऐसा कौन सा हादसा उसके साथ हो गया था जिसके वजह से जैसे ही लोग गंगे मैया का जयकारा लगाते थे वैसे ही वो फूट फूट करके रोने लगती है? दोस्तों, कुछ तो था इस कहानी में। कहानी काफ़ी दिल को द्रवित कर देने वाली है, काफ़ी दर्द विदारक कहानी है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मनोज था। मनोज दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। काफ़ी अच्छा जॉब था, काफ़ी अच्छा वेतन था और फिलहाल मनोज अभी अनमैरिड था, इसलिए लाइफ को अपने काफ़ी अच्छे तरीके से जीता था, काफ़ी मौज मस्ती करता था। जब भी कंपनी से 2-4 दिनों की उसे छुट्टियां मिलती, कहीं न कहीं घूमने के लिए, किसी न किसी शहर में घूमने के लिए निकल पड़ता था। कभी वैष्णो माता, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कहीं न कहीं घूमने के लिए जाता था। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। जब भी इन लोगों को घूमने के लिए कहीं जाना होता तो सारे लोग एक साथ ही जाते थे। इस बार इन्होंने हरिद्वार जाने का प्लान बनाया था और एक डेट निश्चित तय कर लिया जाता है और उस डेट को ये 5 दोस्त दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां से हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। 5 काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खुश थे, काफ़ी मौज मस्ती करना चाह रहे थे। हरिद्वार जा कर के खूब इनको एंजॉय करना था। जो 2 लड़के थे और जो 2 लड़कियां थी, ये आपस में पार्टनर थे और ये लोग अपने अपने सीट पर अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठ जाते हैं और मनोज अलग एक सीट के ऊपर बैठ जाता है। वो दोनों दोस्त, जो लड़कियां थीं और लड़के थे, मनोज को काफ़ी बातें कहते थे, मनोज से काफ़ी मज़े ले रहे थे और कह रहे थे, भाई मनोज, अगर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा तो तुम हमारे बीच में भी आकर के बैठ जाओगे, बैठ सकते हो। तभी मनोज हंसता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में आकर के बैठ जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग अपना मौज मस्ती लो, तुम लोग एंजॉय करो और मुझे अकेले ही बैठने दो। और जो दोनों दोस्त थे अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठ करके और काफ़ी एंजॉय ले रहे थे, काफ़ी मौज मस्ती कर रहे थे और जो मनोज था वो अलग ही अपने बैठा हुआ था। बस चलने वाली होती है। उस बस में बैठे हुए सारे लोग गंगे मैया का जयकारा लगा रहे थे। सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे हरिद्वार जाने के लिए और गंगे मैया का दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे लोग, काफ़ी खुश थे। सारे लोग लगातार गंगे मैया का जयकारा लगा रहे थे और जब बस स्टार्ट होने का समय होता है और बस स्टार्ट होती है, जैसे ही बस स्टार्ट होने वाली होती है वैसे ही एक 24-25 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की बस के अंदर इंटर करती है। बस पूरी तरह से भर गई थी, पीछे की 2-3 सीटें ही खाली थी और एक जो मनोज के बगल वाली सीट थी वो खाली थी। लड़की आती है, पीछे की तरफ एक बार देखती है लेकिन पीछे नहीं जाती है और मनोज के सीट के पास आकर के जो खाली सीट थी मनोज के बगल में बैठ जाती है। जब लड़की बैठ जाती है तो जो मनोज के दोस्त होते हैं वो मनोज को इशारे करने लगते हैं, कुछ बातें कहने लगते हैं कि मनोज क्या हाल चाल है, अभी तो तुम्हारा हाल ठीक होगा,
मनोज कहता है कि मेरा तो हाल पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, तुम लोग अपना देखो, तुम लोग अपने आराम से बैठो, अपना एंजॉयमेंट लो। और जब लड़की, काफ़ी खूबसूरत लड़की मनोज के बगल में बैठती है, तो इसी चीज़ को देख करके उसके दोस्त मज़े ले रहे थे मनोज से, और उसके बाद बस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मनोज देखता है कि जो लड़की उसके बगल में बैठी है, उसके चेहरे को देखने के बाद मनोज को ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की काफ़ी दुखी थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, और जैसे ही लोग गंगे मैया का जयकारा लगा रहे थे, वो लड़की फूट फूट करके रोने लग रही थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। उस लड़की के पास एक बैग था, उस बैग को अपने पास, अपने साथ में लेकर के बैठी हुई थी। उस बैग को नीचे भी नहीं रख रही थी, अपने गोद में लेकर के उस बैग को बैठी थी। मनोज जब उसको इस तरह से देखता है तो काफ़ी दुखी होता है। वो उससे पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या बात है कि सारे लोग काफ़ी इन्जॉय ले रहे हैं और आप इस तरह से दुखी हो, आपकी आंखों से आंसू बह रहा है। लेकिन वो डर रहा था कि मैं कुछ अगर पूछूंगा कोई बात बिगड़ न जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन उस बैग को देख करके मनोज कहता है कि इस बैग को दे दीजिए, मैं ऊपर रख देता हूँ, जिससे आपको भी बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आराम से चलेंगे। वो लड़की मनोज से कहती है कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना। मनोज कहता है नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बैग रख देंगे तो ठीक रहेगा। वो कहती है नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और आपको भी तकलीफ़ नहीं है, तो क्या दिक्कत है, मुझे बैग को लिए रहने दीजिए, मैं इसको अपने साथ में ही लेकर के चलूँगी। मनोज कुछ नहीं बोलता है और मनोज चुप हो जाता है। तभी थोड़ी देर में बस वहाँ पर आगे जाकर के रुकती है और कुछ बस के अंदर बेचने वाले, चना वगैरह बेचने वाले बस के अंदर घुसते हैं, और जो मनोज के दोस्त वगैरह होते हैं, दोनों लड़कियां और दोनों लड़के काफ़ी चना वगैरह लेने के लिए उत्सुक होते हैं। सभी लोग चना वगैरह मंगा करके, चिप्स वगैरह मंगा करके और खाने पीने लग जाते हैं। बस में जितने भी लोग होते हैं सब कुछ न कुछ ले करके खाने पीने लग जाते हैं। मनोज भी कुछ लेना चाह रहा था। जो चना बेचने वाला उस लड़की के पास आता है, उससे पूछता है कि मैडम कुछ चाहिए। लड़की मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मनोज जब देखता है कि ये कुछ नहीं ले रही है तो मनोज भी मना कर देता है, मनोज भी कुछ नहीं लेता है। और उसके बाद वो चना बेचने वाला जो होता है, जो चिप्स वगैरह बेचने वाले होते हैं, वो उतर जाते हैं और फिर बस वहाँ से चलने लगती है। मनोज लगातार उस लड़की को देखता रहता है। उस लड़की की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे लोग गंगे मैया का जयकारा लगा रहे थे, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लगातार अपने दुपट्टे से उन आंसुओं को पोंछ रही थी, अपने आंखों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और ये सारी चीज़ें देख करके मनोज काफ़ी दुखी हो रहा था। वो लड़की जो थी खूबसूरत, उसका नाम रेनू था, और मनोज जब उसको इस तरह से देखता है तो काफ़ी दुखी होता रहता है। और लेकिन कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन पूछ भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर जब बस आगे बढ़ती है तो लड़की को नींद आने लगता है, वो झपकी मारने लगती है, कभी आगे गर्दन उसकी जाती है, कभी पीछे जाती है, और इस तरह से वो मनोज के गर्दन पर कई बार उसके सिर जाकर के टकराते हैं। मनोज कुछ नहीं बोलता है और कई बार उसके, जो मनोज के कंधे से उसका सिर जाकर के लगता है और वो काफ़ी देर तक सोती रहती है। लेकिन जैसे ही फिर उसको लगता है, वो तुरंत से अपने आप को संभाल लेती है। मनोज उसको कहता है कोई परेशानी नहीं है, आप अगर सोना चाहती हैं तो सो जाइए। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इतनी भी नींद नहीं आ रही है। और इस तरह से काफ़ी देर तक वो लड़की की आंखों में आंसू होता है। बस आगे बढ़ती रहती है और जब रात के 11 बजे का समय होता है तो बस एक ढाबे के पास रुकती है। और बस का जो ड्राइवर और कंडक्टर होता है वो कहता है कि अभी यहाँ पर 1 घंटे तक बस रुकेगी, जिसको भी खाना पीना खाना है आप लोग उतर जाइए और खाना पीना खा लीजिए, और 1 घंटे के बाद एक व्हिसिल मैं मारूंगा, सारे लोग बस के अंदर आ जाना। उस बस के अंदर बैठे हुए जितने भी यात्री थे सभी लोग एक एक करके बस से नीचे उतरने लगते हैं और सभी भाग भाग करके उस ढाबे के ऊपर जाते हैं, उस होटल के पास जा करके, और जो भी जिसको खाना होता है हर व्यक्ति खाने लगता है। सारे लोग, जो मनोज के जो दोस्त थे वो लोग भी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन मनोज अभी तक बस में था, क्योंकि जो रेनू नाम की लड़की थी जो उसके बगल में बैठी थी, उसने अभी तक वो उतरी भी नहीं थी। और मनोज यही देख रहा था कि ये सारे लोग उतर गए, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की क्यों नहीं उतर रही है। उसके दोस्त मनोज के नीचे उतर जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं, अरे मनोज नीचे क्यों नहीं आ रहे हो, आज तुमसे ही खाना है हम लोगों को, तुम्हारा ही खर्चा कराना है, इसलिए खर्चे से डर रहे हो क्या। तभी मनोज कहता है नहीं भाई, मैं खर्चे से नहीं डर रहा हूँ। और इतना कह करके मनोज बस से उतर जाता है और अपने दोस्तों के साथ उस ढाबे पर पहुँच जाता है, खाने पीने का ऑर्डर करता है। और सारी चीज़ें जब आने वाली होती है तभी अचानक से मनोज देखता है कि जो लड़की बस में बैठी हुई थी
वो तो बस से नीचे आई ही नहीं। सारे लोग आकर के कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन वो लड़की अभी तक आई नहीं है। तभी वो अपने दोस्तों से कहता है कि 2 मिनट भाई आप लोग रुको, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग खाना खाना शुरू करो। और इतना कह करके वो बस की तरफ भाग करके जाता है। बस में जाता है तो देखता है कि रेनू बस में बैठी हुई और लगातार फूट फूट करके रोए जा रही थी। मनोज जब उसके नज़दीक जाता है तो उसे कहता है कि क्या बात है, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? सारे लोग जा कर के कुछ न कुछ खा पी रहे हैं और आप अकेले बस में बैठ कर के रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह से क्यों रो रही हो? हमें तो कुछ बताओ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। रेनू उसके तरफ देखती है और कहती है आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपसे और मेरा क्या रिलेशन है? सारे लोग खा रहे हैं, तुम्हारे भी दोस्त जा कर के खा पी रहे हैं, तो तुम भी जाओ खाओ पियो, अपना मौज मस्ती करो, मेरे पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो? मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करो और तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन जो मनोज था वो मानता ही नहीं है, बार बार उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि नहीं, इस तरह से आप इस गाड़ी में अकेले मत बैठे रहिए, कम से कम लंबा सफ़र है और इतने देर से हम लोग सफ़र भी कर रहे हैं, थोड़ी देर नीचे उतर करके हाथ मुँह धो लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और काफ़ी देर तक जब उससे रिक्वेस्ट करता है तो नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद फिर मनोज के हाथों में वो बैग को पकड़ाती है और कहती है कि थोड़ी देर ये बैग को पकड़िए, मैं हाथ मुँह धो करके आती हूँ। वो बैग को पकड़ करके रहता है, तब तक से वो जाती है और हाथ मुँह धो करके सीधे फिर आ जाती है और बैग उससे ले लेती है और बस में जा कर के बैठने लगती है। मनोज कहता है कि ऐसी क्या बात है, आप फिर बस में जाने लगी, कम से कम चलो कुछ खा पी तो लो। लेकिन रेनू कहती है नहीं, मुझे भूख नहीं है। और इतना कह करके रेनू की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। रेनू बस में जा कर के बैठ जाती है। मनोज बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो नहीं मानती है और फिर मजबूरन फिर मनोज उस होटल में चला जाता है। जैसे ही जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं क्या बात हो गया यार, कहाँ भाग करके तुम चले गए थे? कब से खाना यहाँ पर लगा हुआ, हम लोगों ने खाना तकरीबन आधा खा भी लिया है और तुम कहाँ जा कर के बैठ गए? तभी जो मनोज होता है वो सारी बातें उनको बताता है और कहता है कि देखो यार, जो मेरे बगल में लड़की बैठी हुई है वो लगातार रोए जा रही है और ख़ास तौर से जैसे ही लोग जयकारा वगैरह लगाते हैं, कोई हंसता है, कोई खुश होता है और गंगे मैया का जयकारा लगाता है तो और वो फूट फूट करके रोने लगती है। उसी को मैं लेने के लिए गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं काफ़ी, मेरा तो सफ़र ऐसे ही बर्बाद हो गया, मेरा तो पूरा एंजॉयमेंट ही ख़त्म हो गया है और मैं उसका दुख को देख नहीं पा रहा हूँ और मेरे भी आंखों से उसको देख करके आंसू बहने लग रहे हैं, इसलिए बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पूछता हूँ तो कुछ बताती भी नहीं है और उसी को लेने के लिए गया था लेकिन वो आई नहीं। अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है तो उसके दोस्त भी काफ़ी दुखी होते हैं और कहते हैं कि जाने दे यार, क्या करोगे तुम। और उसके बाद वो वहाँ पर खाता पीता है। उसके बाद सारे लोग फिर बस में आ जाते हैं। बस के चलने का समय हो जाता है और फिर मनोज उसके बगल में जा कर के बैठ जाता है रेनू के, और बस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये लोग सफ़र में चल देते हैं। दोस्तों उस रात जब थोड़ी देर के बाद जब आकर के मनोज बैठता है तो फिर से जो रेनू होती है वो झपकी लेने लगती है, इधर उधर उसका गर्दन गिरने लगता है। तो फिर मनोज उसके गर्दन को पकड़ करके और अपने सीने के पास अपने कंधे से सटा देता है और कहता है कि सो जाओ यहीं पर। जैसे ही वो देखती है कि उसको पकड़ करके उसके गर्दन को और अपने कंधे से वो सटा रहा है तो काफ़ी परेशान होती है और उसे छिटक करके दूर होने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मनोज कहता है कि आप परेशान मत हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप मेरे कंधे का सहारा लेकर के सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसको इस तरह से मनोज कहता है तो उसके कंधे से लग करके और रेनू सोने लगती है। काफ़ी देर तक सोती ही रहती है। सुबह के जब 4 बजते हैं, 5 बजे हरिद्वार बस को पहुंचने का टाइम होता है। जैसे ही 4 बजता है उस बस में जो लोग सो रहे थे सब लोग धीरे धीरे जगने लग जाते हैं और तभी 4:30 बजे के आसपास रेनू की भी नींद खुलती है। तो रेनू देखती है कि वो मनोज के कंधे से लगी हुई है, उसके सीने से उसका जो चेहरा है चिपका हुआ है और मनोज उसके हाथों पर अपना हाथ रखा हुआ है और उसे इस तरह से एक छोटे बच्चे की तरह से संभाल रहा है। रेनू जब ये सारी चीज़ें देखती है तो लगातार मनोज को देखती ही रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा भी इंसान है इस दुनिया में कि जो बच्चे की तरह से संभाल करके और मुझे अपने कंधे का सहारा दे करके अपने सीने से लगा करके और सुला करके और यहाँ तक ले करके आया है। मनोज उसको कहता है कि आप जग गई हैं तो अब आने वाला है, अब आप तैयार व्यार हो जाइए। और उसके बाद मनोज उससे कहता है कि देखिए पूरा सफ़र तय हो गया, पूरे सफ़र में मैं आपको रोते हुए देखा हूँ, आपको कुछ खाते पीते हुए नहीं देखा हूँ। अभी आधे घंटे में हम लोग
हरिद्वार पहुंच जाएंगे और आप अपने काम में चली जाएंगी, मैं अपने काम में चला जाऊंगा। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही है कि आपके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो। आपसे एक दो बार मैंने पूछा भी कि आपके साथ और कोई है, आप कितने लोग एक साथ में हो, तो आपने बोला कि हम 2 आदमी हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुझे आप अकेले ही दिख रही हैं। आपके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है कि जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा दुखी हो? और ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो कि जैसे ही गंगे मैया का जय लोग पुकार रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, आप और फूट फूट करके रोने लग रही हो? ऐसी क्या बात हुई है? मुझे बता दो, नहीं तो मुझे तसल्ली नहीं होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं पूरी रात जग करके यही सोच रहा हूँ, आपके बारे में ही सोचता हुआ आ रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया है। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, अभी इतनी मासूम आपका चेहरा है, मासूम आप देखने में लग रही हैं। लेकिन ऐसी कौन सी विचित्र घटना आपके साथ घट गई है जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो? पहले तो लड़की रेनू उसको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं आपके बारे में कुछ बोलूँगा, लेकिन एक बार मुझे कम से कम मेरे तसल्ली के लिए बता दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी दुखी हूँ आपका ये आपका शक्ल और आपकी ये चीज़ें देख करके। तब रेनू उसे बताने लगती है और कहती है कि मैं तो आपसे बोली थी कि मैं 2 आदमी हूँ, तो मैं एक हूँ और इस जो बैग को जो मैंने लिया है ये मेरे पति इसमें हैं। जैसे ये बातें वो सुनता है, वो कहता है पति इसमें हैं? तो कहती है हाँ, इसमें मेरे पति की अस्थियाँ हैं। ये बात जैसे ही अस्थियों के बारे में जो मनोज सुनता है तो मनोज की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और मनोज कुछ कहने के काबिल नहीं था, लेकिन वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या घटना घट गई, क्या हो गया आपके साथ? तभी रेनू सारी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि आज से 3 महीना पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पति का नाम सुजीत था, इनके साथ मेरी शादी हुई थी और ये काफ़ी अच्छे थे। हम दोनों के बीच में काफ़ी प्यार था, हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। सुजीत भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं 1 महीने तक ससुराल में सुजीत के साथ रही। सुजीत ने बहुत प्यार दिया मुझे और मैंने भी सुजीत को बहुत प्यार किया। लेकिन 1 महीने के बाद मैं अपने मायके चली आई। मेरे भाई की शादी थी और उस शादी में मैं अपने मायके पहुंच गई और सुजीत वहां पर अकेले थे। सुजीत जो थे जिम वगैरह करने वाले थे, काफ़ी बॉडी वगैरह उनकी अच्छी थी। वो डेली सुबह शाम जिम करने के लिए जाते थे। मैं जब अपने मायके आ गई तो वो एक दिन जिम करने के लिए गए थे और जिम में ही उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये बातें जब मुझे पता चलती है, मैं भाग करके ससुराल अपने पहुंचती हूं और जब ससुराल पहुंचती हूं, जैसे ही घर के अंदर जाती हूं तो मुझे घर से जो सुजीत के माता पिता होते हैं, जो मेरे सास ससुर होते हैं, वो धक्के मार करके घर से भगा देते हैं और कहते हैं कि तू मनहूस की वजह से ही मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है, तू अगर नहीं होती तो मेरे बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मेरा बेटा तो पता नहीं कितने सालों से जिम करता है, वो एक बॉडी बिल्डर था, लेकिन तेरे वजह से मेरे बेटे की जान गई, ऐसे किसी का नहीं होता है। तू मेरे घर के लिए मनहूस है, मेरे बेटे के लिए मनहूस थी, तेरे वजह से मेरे बेटे का जान चला गया। और वो लोग मुझे धक्के मार करके और घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ पर जहाँ पर शमशान घाट पर उनका क्रियाकर्म वगैरह होता है, मुझे भी वहाँ पर उनके शरीर को देखने नहीं देते हैं लोग, उनके चेहरे को देखने नहीं देते हैं। मैं दूर बैठी रही काफ़ी देर तक और जब ये लोग वहाँ पर मेरे पति का क्रियाकर्म करने के बाद जब वापस अपने घर चले गए तो मैं वहाँ जा कर के और एक मटका खरीद करके और उनकी राख को मैंने इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि बेशक मेरे सास ससुर मेरे पति को देखने नहीं दिए, लेकिन मैं अपने पति के लिए कुछ न कुछ तो करूँगी ही। मैंने अपने पति के साथ 1 महीना साथ निभाया है, 1 महीना मेरे पति ने मुझे प्यार दिया है, तो उनको इस तरह से मैं इस तरह की मौत से और इधर उधर विचरण नहीं करने दूंगी। लोगों का कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति की अस्थियों को हरिद्वार में ले आकर के विसर्जित किया जाता है तो बहुत ही जल्दी उसको एक नया जन्म मिलता है। और यही सोच करके मैंने प्लान किया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति की अस्थियों को लेकर के हरिद्वार में जाऊंगी, विसर्जित करूंगी। मैं इस तरह से अपने पति को इधर उधर दूसरी योनियों में घूमने नहीं दूंगी। मैं उनको विसर्जित करके और उनको जल्दी से जल्दी एक नया जीवन देने की कोशिश करूंगी। और इसीलिए मैं अपने पति की अस्थियों को ले आकर के यहाँ पर हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए आई हूँ। और इतना कहने के बाद जो रेनू थी फूट फूट करके उस झोले की तरफ देखती है और उस झोले की तरफ देख करके लगातार फूट फूट करके रोने लगती है। जब मनोज उसकी ये बातों को सुनता है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो भी रोने लगता है
और रेनू को समझाने लगता है और कहता है कि जाने दीजिए, जो भी हो गया उसमें इंसान का कोई बस नहीं है, ये तो जीवन है, कब एक ही पल में क्या हो जाता है किसी को भी पता नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप अपना इस तरह से अपने आंसुओं को बर्बाद मत करिए, इस तरह से आप रोइए मत। और मनोज कहता है कि अगर अस्थियों को विसर्जन करने के लिए आप आई थी तो आपको किसी न किसी को अपने साथ लेकर के आना चाहिए था, ऐसे कामों में अकेले नहीं आया जाता है, ये तो बहुत बड़ा गलती किया है आपने। लेकिन जो रेनू थी कहती है कि मेरा कोई है ही नहीं, मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दिए और जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है, इसलिए मैं अपने पति की अस्थियों को लेकर के अकेले ही आई हूँ और यहाँ से अपने पति की अस्थियों को विसर्जित करके और मैं फिर वापस दिल्ली पहुँच जाऊँगी। वो अपने बारे में बताती है कि दिल्ली में मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और जब जो मनोज होता है वो भी अपने बारे में सारी चीज़ें बता देता है कि हम सब जितने भी दोस्त हैं सारे लोग एक कंपनी में काम करते हैं और हम लोग हरिद्वार में ऐसे ही गंगा मैया का दर्शन करने के लिए, स्नान के लिए आए हुए हैं। दोस्तों उसके बाद मनोज उससे कहता है कि देखिए आप अब अकेले नहीं जाएंगी, हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। तब तक बस हरिद्वार पहुंच जाती है, सारे यात्री जो हैं वहां पर हरिद्वार में उतर जाते हैं और उसके बाद जो रेनू होती है कहती है कि आप लोग इस तरह से परेशान मत होइए, आप लोग जाइए अपना काम करिए। जो सारे दोस्त होते हैं मनोज के वो भी जब नीचे उतरते हैं तो मनोज ये पूरी कहानी अपने सारे दोस्तों को, जो लड़कियां थी और जो 2 लड़के थे, सबको ये सारी कहानी बताता है और कहता है इस लड़की के साथ ऐसी ऐसी अनहोनी हुई है। जब सारे दोस्त जब जान जाते हैं तो वहीं पर एक बेंच होता है और वहाँ पर सारे लोग बैठते हैं और साथ में जो रेनू होती है उसको भी बैठाते हैं और कहते हैं कि बैठिए, अब आपको अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, हम लोग आपका साथ देंगे। और सभी दोस्त उसको लेकर के और गंगा जी में जाते हैं और उन अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा जी के अंदर घुसते हैं। जब रेनू अंदर जाती है तो उसके साथ में जो मनोज होता है वो भी उसी गंगा जी में जाता है, वो भी घुसता है। उसके जो 2 दोस्त होते हैं वो भी अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस अस्थियों को रेनू विसर्जित करने लगती है वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उसके अंदर बह जाएगी, वो गिर जाएगी नीचे और वहाँ पर फूट फूट करके खूब ज़ोर शोर से रोने लगती है। लेकिन तभी जब ये सारी चीज़ें मनोज देखता है तो रेनू को पकड़ लेता है, उसको संभालता है और संभाल करके रेनू को समझा करके और फिर नदी से बाहर लेकर के आता है। उसके बाद जो दोनों लड़कियां होती हैं वो रेनू का कपड़ा वगैरह चेंज करवाती हैं और कपड़ा वगैरह बदलवाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो रेनू कहती है कि अब आप लोग जाइए, आप लोग के बीच में भी मैं अड़ंगा बन करके बैठ गई हूँ, अब मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने दीजिए, आप लोग जाइए अपना एंजॉय करिए। लेकिन सारे दोस्त मनोज सभी कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगी, अब जो भी हो गया उसको भूल जाइए, अपने जीवन को थोड़ा सा नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करिए, चलिए। और सभी अपने दोस्त उसको ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं। वो जाने के लिए तैयार नहीं होती, वो कहती है नहीं मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन दोस्त जब नहीं मानते हैं तो मजबूरीवश उसको जाना पड़ता है। होटल में वो लोग रुकते हैं 2 दिन तक, इधर उधर ऋषिकेश वगैरह सब, उसको भी रेनू को भी लेकर के घुमाते हैं और थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं। रेनू अभी भी इंजॉय के मूड में नहीं थी, अभी भी काफ़ी दुखी थी। लेकिन धीरे धीरे जो उसका जो दुख होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो दोस्त होते हैं 4-5 उसके दुख को दूर करने में बहुत कोशिश करते हैं, उसे हमेशा हंसाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जो रेनू होती है वो ऐसी होने भी लगती है, थोड़ा हंसने लगती है, थोड़ा दुख उसका दूर होने लगता है। और फिर 3-4 दिनों के बाद घूमने फिरने के बाद ये लोग वापस दिल्ली आने लगते हैं। रास्ते में खूब एंजॉय करते हैं। रेनू भी अब धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को भूलने लगी थी क्योंकि इन दोस्तों का साथ उसे मिल गया था। दोस्त उसे हमेशा पूरे रास्ते हंसाने की कोशिश करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और किसी भी तरह से उसको लेकर के आते हैं। और जितने भी दोस्त थे अपनी कंपनी में जा कर के काम करने लग जाते हैं। रेनू अपने कंपनी में जा कर के काम करने लग जाती है और जो मनोज था और रेनू, इन दोनों का जो टेलीफ़ोन नंबर था दोस्तों में, इन दोनों ने आपस में अपना नंबर जो था एक दूसरे का नंबर ले लिया था और डेली मनोज और रेनू आपस में बातें करते रहते हैं। थोड़े दिनों के बाद मनोज प्रमोट हो करके और उस कंपनी का जो एरिया मैनेजर बन जाता है। और जब एरिया मैनेजर बन जाता है तो रेनू को कहता है कि रेनू तुम दूसरी कंपनी में जॉब कर रही हो, उससे अच्छी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में आ जाओ, यहाँ पर एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और उस मैनेजर की वैकेंसी के लिए तुम काफ़ी लायक हो, अगर तुम आना चाहती हो तो मैं एरिया मैनेजर हूँ और मैं तुम्हें ये जॉब दिला सकता हूँ।
जो रेनू होती है दूसरी कंपनी की जॉब को छोड़ देती है और छोड़ करके मनोज की कंपनी में आ जाती है और एज ए मैनेजर जॉब ज्वाइन कर लेती है। जो मनोज होता है वो एरिया मैनेजर होता है और जो रेनू होती है उसी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे एक दूसरे से दोनों प्यार करने लग जाते हैं और दिलो जान से एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। और थोड़े दिनों के बाद 1-1.5 साल के बाद ही इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद मनोज कहता है एक दिन रेनू से कि रेनू मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेनू कहती है कि तुम सारी चीज़ें मेरी कहानी सब जानते हो, मैं एक विधवा हूँ और शायद तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम सब जानने के बाद ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन मनोज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हो गई, 1 महीना तुमने अगर कहीं काट लिया तो उससे कौन सा फ़र्क पड़ता है। और मैं फ़र्क पड़े या ना पड़े मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और तुम्हें इस तरह से मैं छोड़ नहीं सकता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें जब रेनू सुनती है तो मनोज के गले से लग जाती है। और जब मनोज के दोस्तों को, उन लड़कों को सारी चीज़ें पता चलता है तो वो लोग भी काफ़ी मनोज और रेनू को अप्रिसिएट करते हैं और मनोज के इस बात के ऊपर हमेशा मनोज का गाल थपथपाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसा नेक इंसान तो हमने आज तक देखा ही नहीं। दोस्तों उसके बाद अपने घर वालों को मनाने की मनोज कोशिश करता है, अपने माता पिता से बताता है। पहले तो उसके माता पिता मना करते हैं, लेकिन वो जब अच्छे तरीके से अपने माँ बाप को समझाता है तो उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं और उसके बाद रेनू और मनोज की काफ़ी धूमधाम से शादी संपन्न करा दी जाती है। दोस्तों ये कहानी 2020 की है। आज रेनू और मनोज का 4 साल का बेटा है और ये लोग अपनी लाइफ में काफ़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के और एक लड़की की। आपको कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।